चलिए दोस्तों, आज लोग स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध दौर का सेकंड पार्ट। और इस चैप्टर में हम केवल और केवल बेसिकली नैम की बात करेंगे। सबसे पहले नैम का फुल फॉर्म क्या होता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है कि समाप्त हुआ, जिसके कारण शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। और शीत युद्ध के कारण जो था पूरा जो विश्व था दो खेमों में बट गया था, और हर एक देश को ना चाहते हुए भी किसी न किसी ग्रुप को शामिल करना ही पड़ रहा था, किसी न किसी खेमे को ज्वाइन करना ही पड़ रहा था। ऐसे में नैम ने एक बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, जैसे दो ध्रुवीयता को चुनौती जो है वो नैम के द्वारा दिया गया। और जितनी भी उस टाइम पे एशिया, या को याद रखना है कि जो एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, ये जो थे जितने भी स्वतंत्र देश थे, उनको एक तीसरा विकल्प दिया कि जरूरी नहीं है कि आप किसी न किसी महाशक्ति के जो खेमे है उसको ज्वाइन ही करें। आप अपने आप को खेमे से दूर रखकर अपने संसाधनों को अपने विकास के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, स्पेशली जो नए नए देश आजाद हुए थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, इनके संस्थापक देश कौन थे, नेता कौन थे, कहाँ पे इनका सम्मेलन हुआ, ठीक है, इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि संस्थापक देश की बात करें तो जिसमें 5 संस्थापक देश थे। कितने थे? 5 संस्थापक देश थे। सबसे पहले भारत के आपको नेता का नाम पता ही है, जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और जो लंबे समय तक रहे थे। तो सबसे पहले संस्थापक देश कौन था? भारत, जिसके नेता थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा यूगोस्लाविया, उनके नेता के नाम थे जोसेफ ब्रोज टीटो। मिस्र के नेता के नाम थे गमाल अब्दुल नासिर। इंडोनेशिया चौथा देश है, जिसके नेता थे सुकर्णो। और 5वां देश घाना, जिसके नेता थे वाने एन क्रुमा। तो ये 5 देश याद रखना है, भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना, और उनके नेता कौन थे ये आपको याद रखना है। ये 5 संस्थापक देश और 5 नेता थे जिनके द्वारा नैम को स्थापित किया गया। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आंदोलन था, क्योंकि विश्व को एक तीसरा विकल्प दिया इन्होंने कि जरूरी नहीं है कि हम महाशक्तिशाली के खेमे को ज्वाइन ही करें और उनके पिछलग्गू बन के अपने संसाधन को उनके लिए लगाएं, बल्कि हम अपने आप को उचित दूरी बना सकते हैं दोनों ही खेमों से, और जितने भी हमारे संसाधन है उनका विकास हम अपने देश के विकास के लिए कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस टाइम पे। अब ये इनका जो सम्मेलन हुआ, क्वेश्चन आता है भी एग्जाम में कि बेलग्रेड में, कई बार क्वेश्चन आता है कि इनका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ, तो क्या जवाब दोगे आप? बेलग्रेड में। कब हुआ? 1961 में। और उस टाइम पे 25 देश इसके मेंबर बन चुके थे, और धीरे धीरे देखते इनके लाभ को देखते हुए, इनके सक्सेस सफलता को देखते हुए 116 देश और भी ज्यादा देश इसके मेंबर बनते जा रहे थे। कुछ देश इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि इससे क्या फायदा है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व को एक तीसरा विकल्प दिया। स्पेशल एशिया, अफ्रीका, जो लैटिन अमेरिका थे, उन देशों को जो नए नए आजाद हुए थे इतने सालों की गुलामी के बाद, वो किसी और देश के साथ गुलामी में नहीं जीना चाहते थे, तो ये तीसरा विकल्प उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 5 संस्थापक देश, उनके नेता। पहला सम्मेलन कहां पर हुआ, कब हुआ, कितने देश इसमें शामिल थे। अब इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है कि नाम बनाया गया, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य है, कई बार ये पूछ लेते हैं, तो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है अपने आप को युद्ध से बचाना। क्योंकि आपने देखा कि जैसे शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हुआ, कई बार एक ऐसा माहौल बनता दिखता कि दोनों शक्तियां, महाशक्तियां आपस में आमने सामने आ गई थी, दोनों देशों में युद्ध जैसा माहौल बन रहा था। अगर युद्ध होता तो केवल 2 देशों या 2 महाशक्तियों के बीच में ना होगा, पूरा विश्व युद्ध होता, और जिस ग्रुप में जो शामिल था उसको सपोर्ट करना ही पड़ता, यानी उनके संसाधनों का नुकसान होता, उनके जनमाल की हानि होती। तो ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया था कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तो पहला, अपने आप को युद्ध से बचाना। दूसरा, देश में शांति स्थापित करना, क्योंकि अगर आपको विकास करना है, आगे बढ़ना है, तेजी से विकसित करना है। देखो, भारत के भी हमने पढ़े कि विदेश नीति का सबसे एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था गुट निरपेक्षता की नीति, क्योंकि भारत ने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी भी ग्रुप को शामिल नहीं होगा। अगर वो एक ग्रुप को शामिल होता तो दूसरे ग्रुप से उसकी नाराजगी आती, और ऐसे में क्या होता, उसको उस देश से मदद नहीं मिलती। इसीलिए उसने अपना उचित दूरी बनाए रखा, दोनों ही देशों के साथ उसके संबंध अच्छे थे, और यही रीजन था कि जब जब उसको जरूरत पड़ी दोनों ही महाशक्तियों ने उसकी मदद की। इसको डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते उद्देश्य क्या है।
तो पहला, युद्ध से बचाना, देश में शांति स्थापित करना, मानव अधिकारों को लागू करना, यानी कि एक मानव है उसको क्या क्या एक सम्मान पूर्वक जिंदगी के लिए जो उसको अधिकार मिलने चाहिए वो उसको प्रदान किया जाए। और है कि उस टाइम पे आपको पता 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, उसको शक्तिशाली संगठन बनाना ताकि हर एक देश उसके जो भी नियम है, उसके जो भी ऑर्डर है फॉलो कर सके। ये देश में शांति को स्थापित करने के लिए, देश में शांति को बहाल करने के लिए, युद्ध से बचाने के लिए, आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था इसको, ताकि शक्तिशाली प्रदान किया जाए, शक्तिशाली बनाया जाए, ताकि इसकी अपनी एक अस्तित्व महत्व हो। तो ये सभी चीजों के लिए नैम की पॉलिसी को अपनाया गया था। अब देखते हैं कि भारत को इससे क्या फायदा हुआ। सबसे पहले भारत को फायदा ये हुआ कि भारत ने निष्पक्षता की पॉलिसी अपनाई, यानी कि ना तो उसने अमेरिका के ग्रुप को ज्वाइन किया, ना ही उसने यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के खेमे को ज्वाइन किया। इससे फायदा उसको ये हुआ कि दोनों ही देश अपने खेमे में शामिल करने के लिए उसको समय पड़ने पर उसकी मदद करते गए। पहला एग्जाम्पल, जब 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो आपको पता होगा कि जो रशिया है उसके संबंध भारत से भी अच्छे और चाइना के साथ भी अच्छे संबंध है। तो उस टाइम पे जो रशिया था उसने पूरी तरह से न्यूट्रल की नीति अपनाई, यानी कि ना तो उसने चाइना की किसी तरह की मदद की, ना उसने भारत की मदद की। लेकिन ऐसे में क्योंकि चाइना और अमेरिका की आपको पता शुरू से नहीं बनती थी, तो अमेरिका ने हमको मदद की, हमें हथियार दिए, इस उम्मीद में कि युद्ध के बाद शायद भारत क्या करेगा, अमेरिका ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन भारत ने नहीं किया। ठीक है, तो भारत को यहां से मदद मिल गई। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आपको पता होगा कि उस टाइम पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए थे। उस टाइम पे आपको पता है जो पाकिस्तान है उसने अमेरिका ग्रुप को ज्वाइन किया था, तो सीधी सी बात है अमेरिका की जो वफादारी होगी वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा होगी। तो ऐसे में जब अमेरिका उसके साथ जुड़ गया तो पाकिस्तान की शक्ति बढ़ गई। तो ऐसे में हमें रशिया ने हमारी मदद की, हमको हथियार प्रदान किए, हर तरह की संभव मदद की, और जिसके कारण हम युद्ध में बहुत बुरी तरह से जीत गए थे। पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, 2 भागों में पाकिस्तान बट गया था। और उसी युद्ध के बाद आपको पता होगा 1971 में भारत ने, आपको पता होगा कि रशिया के साथ 20 साल की संधि की थी, जिसे फ्रेंडशिप ट्रीटी कहा जाता है। और इसके बाद कुछ लोगों ने आलोचना भी की थी कि जो भारत की जो निष्पक्षता की नीति थी, जो स्थिरता की नीति थी, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करने की नीति थी, वो सिद्धांत विहीन है। क्योंकि भारत समय समय पर जैसे उसको लगता है कि जिस भी खेमे से उसको मदद मिले उसके साथ वो अपने रिलेशन अच्छा कर लेता है। लेकिन भारत ने पूरा खारिज किया कि उसने केवल और केवल संधि की है, किसी भी खेमे को ज्वाइन नहीं किया। तो ये भारत को फायदा हुआ। भारत एक प्रभावशाली देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय मंच पर उभर कर सामने आ रहा था। बहुत सारे जो अंतरराष्ट्रीय झगड़ों में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था। तो भारत को गुटनिरपेक्षता से कई तरह के फायदे हुए, हमें कह सकते हैं। अब नुकसान जो है, बुराई जो है, पहले तो मैंने बता दिया कि भारत को कहा गया कि सिद्धांत विहीन है, क्योंकि उसने कहा कि भैया मैं गुटनिरपेक्ष को फॉलो कर रहा हूं, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रहा। लेकिन जब 1971 में जब 20 साल की उसने संधि की, तब भारत के सिद्धांत को कहा गया कि ये सिद्धांत विहीन देश है, और जब अपनी सिद्धांत को पे टिके नहीं रहता, जब भी उसको किसी भी चीज से मदद मिलती उसके साथ वो हो जाता है। मैंने बताया था भारत उसको खारिज कर चुका था। उसके बाद भी उसके अमेरिका से अच्छे रिलेशन थे और यूएसएसआर से भी अच्छे रिलेशन थे। अब लास्ट आपके क्वेश्चन में बुक में टॉपिक है कि क्या गुटनिरपेक्षता पृथकता की नीति है, क्या गुटनिरपेक्षता उदासीनता की नीति है। देखो, पृथकता का मतलब क्या होता है? पृथकता का मतलब होता है अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से पूरी तरह से दूरी बना लेना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मंच पे कुछ भी कोई भी देश करेगा हम उस बीच में नहीं पड़ेंगे। ऐसे बहुत से देशों ने नीति अपनाई थी। बट नैम के जो सिद्धांत थे वो गुटनिरपेक्षता का जो सिद्धांत था वो पृथकतावाद का सिद्धांत नहीं था, क्योंकि भारत सहित कई सारे जो इसके मेंबर थे, जो कई सारे इसके सदस्य थे, उन्होंने कई बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई। जब भी 2 देशों के बीच में संघर्ष, तनाव, युद्ध का माहौल बना, उन्होंने दोनों देशों से बातचीत की, युद्ध को टालने की कोशिश की। तो भारत ने पृथकतावाद या नैम का सिद्धांत, पृथकतावाद तो बिल्कुल भी नहीं था। पृथकतावाद होता तो चाहे अंतरराष्ट्रीय मंच पे कुछ भी हो जाता, कोई भी देश कुछ भी करता, हम उसमें अपनी दखलंदाजी नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा था उदासीनता, चाहे कुछ भी हो जाए हम युद्ध नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम पहले किसी पे अटैक नहीं करेंगे। नैम का सिद्धांत देखिए कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है,
हमें अगर किसी देश के बीच, कई बार आपने देखा होगा कि बॉर्डर की डिस्प्यूट्स होते हैं आपस पड़ोसी देशों के बीच में, तो हम क्या करेंगे, आपस में बातचीत के द्वारा कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। हम युद्ध को बराबर नहीं देंगे, क्योंकि युद्ध के बाद भी क्या होता है, हमें शांति समझौता करना पड़ता है। तो वो समझौता हम युद्ध से पहले ही करना चाहेंगे, ताकि हमारे संसाधन, हमारे लोगों, हमारे जो आर्मी है उनको नुकसान ना पहुंचे। कोई भी देश कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, युद्ध से हर एक देश को नुकसान होता ही होता है। इसीलिए हमने कहा था कि हम उदासीनता की नीति अपनाएंगे, हम किसी भी देश से युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे कोई आक्रमण करेगा तो उसका डटकर मुकाबला भी करेंगे और हम कड़ा जवाब भी देंगे। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान ने जब जब हम पे अटैक किया, हमने कभी पहल की नीति नहीं अपनाई, हमने कभी उस पर पहले अटैक नहीं किया, लेकिन जब उसने हम पे अटैक किया तो हमने उसके चक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तान को 2 टुकड़े हमने कराए और बुरी तरह से पाकिस्तान को हमने हर बार, चाहे वो कारगिल का वॉर हो, चाहे 1971 हो, चाहे 1965 हो, हर बार पाकिस्तान को धूल हमने चटाया। तो ये हम जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, ना तो पृथकतावाद की नीति है, ना वो उदासीनता की नीति है, केवल और केवल अपने आप को युद्ध से बचाना, शांति बहाली करना, देशों को बीच में सहयोग करना, विकास करना, इसी उद्देश्य के लिए इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारे पूरी चैप्टर जो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।